हाँ, मैं हमें। और लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे हमें नहीं देख पा रहे हैं? नहीं कुछ। ओके। अब दिख रहा हूँ सर मैं? हाँ, अब दिख गए। जी सर। साथियों, हमारे इस दूसरे सत्र के वक्ता रविंद्र त्रिपाठी हमारे बीच मौजूद है। हम लोग इस सत्र को अब आरंभ करना चाहेंगे। इस सत्र में सर का विषय होगा बदलते समय के साथ जो हिंदी फिल्में हैं, आज की हिंदी फिल्में हैं, खास करके 1990 के बाद जो हिंदी फिल्में बनी हैं, तो बदलते समय के साथ वो उनमें क्या नया बदलाव आया है और इसे किस तरह से देखा समझा जाना है, देखने समझने की जरूरत है, विशेष रूप से 90 के बाद की फिल्मों को। तो उस संदर्भ में सर का आज का वक्तव्य रहेगा। मैं सर का संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सर साहित्य, कला, रंगमंच, फिल्म के वरिष्ठ आलोचक, नाटककार, पत्रकार, संपादक, व्यंग्यकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार हैं। महात्मा गांधी पर लिखा नाटक पहला सत्याग्रही इनका काफी चर्चित रहा। यह नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल ने खेला था। अब तक कुल 6 नाटक सर ने लिखे हैं, जिनमें 5 मंचित हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसंग के आप अतिथि संपादक रहे हैं। साहित्य अकादमी और दिल्ली की साहित्य कला परिषद के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई है आपने। हिंदी दैनिक जनसत्ता के लिए नियमित फिल्म समीक्षा और राष्ट्रीय सहारा के लिए कला समीक्षा का स्तंभ आप देख रहे हैं। हिंदी की सभी सम्मानित पत्र पत्रिकाओं में आप निरंतर लिखते रहते हैं। टीवी पत्रकारिता में सक्रिय और एबीपी न्यूज पर आए पोल खोल कार्यक्रम के स्क्रिप्ट लेखक रहे आप। हिंदी अकादमी दिल्ली से साहित्यकार सम्मान से सम्मानित है और व्यंग्य की एक पुस्तक मन मोबाइल आ गया है भी आपकी काफी चर्चित रही है। तो इन तमाम एक्टिविटीज के साथ सर हिंदी भाषा जगत में, हिंदी सांस्कृतिक जगत में एक चर्चित नाम है। और आज सर के माध्यम से हम लोग 90 के बाद की फिल्मों पर एक अलग तरह की चर्चा सुनेंगे। सर माइक आपके हाथ में है, आपका सत्र शुरू होता है। हेलो, जी सुनाई दे सर। पा? जी हेलो। सर। जी सर। जी हाँ, सर। आप सभी को नमस्कार। मैं शुक्रगुजार हूँ ARSD कॉलेज का, अरविंद जी का, यहाँ के प्राचार्य महोदय का, कि मुझे आपसे बातचीत करने का एक मौका दिया है। जो बताया है अरविंद जी ने 1990 के बाद की फिल्में का, तो बहुत बड़ा मामला है। और आप सब जानते हैं कि फिल्में हर हफ्ते रिलीज होती हैं, और हर हफ्ते तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही हफ्ते में 2-2, 3-3 फिल्में रिलीज हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के 90 के बाद देखें और 2021 तक, तो 30 साल का समय, एक साल में इसलिए हटा रहा हूँ कि कोरोना के काल में बहुत कम फिल्में रिलीज हुई। हालांकि वो भी फिल्में रिलीज हुई हैं, OTT पर हुई हैं, कुछ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही हैं, अमेजन पर रिलीज हो रही हैं। पर उन सबको हटाए 30 साल में भी आप 52, अगर 50 औसतन भी मान लें, तो लगभग 1,500 फिल्में के से ज़्यादा हो जाएंगी। तो इतनी सारी फिल्मों पर एक साथ बोलना और उनको याद रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कुछ प्रवृत्तियां हैं, और खास करके इधर की फिल्मों की, मैं हालिया फिल्मों पर ही बोलूंगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, समझते हैं कि एक दाना चावल लेने से ही पता चल जाता है कि चावल अभी पककर तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो आप 3-4 फिल्मों के माध्यम से मैं अपनी बात कहूंगा, जो बिल्कुल हाल हाल में रिलीज हुई, और जो आज का समय है या आज का समाज है जिनसे उनका गहरा नाता है। पर उन फिल्मों पर जाने के पहले मैं आपको बता दूं, और मैं क्या बताऊं, एक तरह से आपकी भी सहमति होगी इस पर, कि फिल्में एक ऐसी चीज है जिनको कोई एक प्रवृत्ति नहीं होती। जबकि साहित्य या कला में कई प्रवृत्तियां होती हैं, कई वजहों से फिल्में बनती हैं। फिल्में एक तो अ, व्यापार के लिए बनती हैं, उनका एक कमर्शियल इंटरेस्ट होता है, व्यापारिक महत्व होता है। पर कला की अभिव्यक्ति के लिए फिल्में बनती हैं। और चाहे कुछ भी बने, जो समाज में जो बदलती स्थितियां हैं या जो बदलता परिप्रेक्ष्य होता है, वो भी फिल्म निर्माण को प्रभावित करती है। जैसे कि मुगल आजम एक दौर में बनी, लेकिन आज शायद मुगल आजम उस दौर में नहीं बन पाए। उसके बनने में कई परेशानियां आ सकती हैं।
अगर उसी तरह की फिल्म मुगले आजम बने तो शायद आज का जो दर्शक है, जिसमें हम और आप सब शामिल हैं, उसको शायद उस तरह से पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं पसंद करेंगे, ये बात अगर आप सवाल जवाब के दौरान अगर आपने इसे उठाया तो मैं इसका जवाब दूंगा। या शोले फिल्म को ले लीजिए। शोले अगर आज बने तो शायद उस तरीके से उसको पसंद न किया जाए। वो एक जो समय की जो दूरी है, टाइम डिस्टेंस कहते हैं, इसलिए आज भी हमें वे अच्छी लगती हैं, लेकिन आज बनने पर अच्छी नहीं लगेंगी अगर आज बने तो इसका एक दायरा होता है, क्योंकि समय के साथ हमारे समाज बदलता है, दर्शक की अभिरुचियां बदलती हैं। जो जैसे कि अगर आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हों तो आज निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, वो आज नहीं लिखी जा सकती। आज अगर लिखी जाएगी तो शायद उसको लोग पसंद ना करें। आज की कविता का तेवर बदल गया है, आज उपन्यासों का तेवर बदल गया है, कहानियों का तेवर बदल गया है, फिल्मों का भी बदल गया है। तो मैं फिलहाल अभी हाल में बिल्कुल लगभग इसी साल या पिछले 3-4 महीने में जो रिलीज हुई है उससे अपनी बात शुरू करता हूँ। बीच बीच में मैं कुछ और फिल्मों की बात भी करूंगा और आपके बाद में अगर सवाल जवाब आए तो मैं उनकी चर्चा करूंगा। तो जो हाल की 3 फिल्में आई हैं, एक तो आई है पगलैट, जो आपने देखी होगी, जो नेटफ्लिक्स पर आई है। एक फिल्म और आई है व्हाइट टाइगर, ये हॉल में भी आई है लेकिन हॉल में कम चली है, ये भी नेटफ्लिक्स पर ही आई है। और एक और फिल्म जो मैडम चीफ मिनिस्टर जो आई है, वो भी नेटफ्लिक्स पर ही चली है, हॉल पर तो एक आध जगह चली थी। तो इन फिल्मों के बारे में और बीच बीच में हम जो अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम जो फिल्में आई हैं इरफान खान की थी उसकी बात करेंगे, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में मैं बात करने जा रहा हूँ उनमें इन फिल्मों की यह हो सकता है कि मैं पिंक फिल्म करूं जिसमें अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू जाता हूं। उसका परिप्रेक्ष्य ये है कि हमारे समाज में कुछ वर्षों में, और जैसे अरविंद जी ने कहा 1990 बाद 90 के बाद जो समाज में एक परिवर्तन आया है उसकी अभिव्यक्तियां भी फिल्मों में हुई, और ये जिसमें 3 प्रमुख चीजें हमारे समाज में, ये राजनीतिक तौर पर और एक क्षमा चाहूंगा रोकने के लिए सर, आपके हेडफोन में कोई समस्या हो रही है, जो कनेक्शन है उसका एक हेलो हेलो जी सर, सुनाई दे रहा है? अब ठीक है सर, लेकिन थोड़ी सी किचकिचाहट है सर आवाज में, लग रहा है कुछ डिस्टरबेंस के साथ आवाज आ रही है। मैं फैन बंद कर देता हूँ। जी जी जी, फैन बंद कर दिया, अब आवाज आ रही है? अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ तो ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि नहीं। पिछले 30 वर्षों के हिंदुस्तान में 2 महत्वपूर्ण चीजें उभरी हैं, 2 बल्कि 3 कहूंगा। एक तो दलित चेतना का उदय हुआ और दूसरे जो है वो जो फेमिनिन डिस्कोर्स, नारीवादी विमर्श, ये सामाजिक बदलाव की वजह से हुआ है, कोई सिर्फ वैचारिक वजह से नहीं हुआ है। क्योंकि जो शिक्षा दीक्षा की वजह से जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है समाज में, संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, विद्यार्थी के रूप में भी और शिक्षक शिक्षिका के रूप में भी, और में भी बढ़ी है, तो इसका कारण से इनका असर भी फिल्मों पर हुआ है। और जो समाज में एक जो वायलेंस बढ़ा है, जो हिंसा बढ़ी है, उसका असर भी फिल्मों पर हुआ। हालांकि वायलेंस वाला मामला पहले भी था, लेकिन पहले वायलेंस वाला मामला उतना नहीं था। हालांकि शोले फिल्म जो बनी थी वो एक तरह से हिंसा और बदले की भावना पर आधारित थी, पर बदला तो आप सब जानते हैं मनुष्य की एक सनातन प्रक्रिया है, और बदले के आधार पर कोई कहानी लिखना, कविता और फिल्म बनाना एक आम बात है, बहुत पहले से चला आ रहा है। उसी तरह से रोमांस, प्रेम,
बहुत सारी फिल्में प्रेम की अभिव्यक्तियां रही हैं, रोमांस रहा है, पर रोमांस अब जो रोमांस 1990 के बाद या पिछले 20-30 वर्षों ये समाज में हुआ है, परिप्रेक्ष्य बदलता है। अब ये चूंकि मैं अमूक हाँ, प्रॉब्लम आ रही है सर कुछ आवाज के साथ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीजें। हेडफोन जहाँ पिन हुआ है सर, वो एक बार सिस्टम से या मोबाइल से जहाँ कनेक्टेड है वहाँ देख लीजिए। हेलो, क्योंकि मैंने तो फैन बंद कर दिया। हेलो, क्या अभी भी है कुछ? हेलो, है सर, है सर। क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट मेरा जग लीजिए, दूसरा फैन चल रहा है, शायद उसकी वजह से भी आ रहा होगा। फैन से नहीं है सर, वो कनेक्शन की प्रॉब्लम है। जो हेडफोन है वो सिस्टम। हेडफोन निकाल दूं मैं? सर डायरेक्ट अगर सिस्टम में माइक्रोफोन है तो ठीक। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ, ये बेहतर है। अब ठीक है? जी, हेडफोन हटा दिया मैंने। ये ज्यादा बेहतर है सर। हाँ, तो चलिए। जी सर। तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अब हेडफोन में पहली बार परेशानी की है। पहले तो अब तक तो करता रही है, मैं लगभग हर तीसरे दिन जूम पर होता हूँ या, लेकिन चलिए कभी कभी चीजें हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में जो परिवर्तन हुए हैं, खास करके सामाजिक वर्गों में जो बदलाव हुए हैं, एक नए तरह का जो कास्ट कॉन्शसनेस आया है, जातीय चेतना आई है, या महिलाओं का जो एक नारीवादी विमर्श ही नहीं बल्कि की जो कहानियां सामने आई हैं, और कई कितने तरह के जिसको कहते हैं समाज में एक लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया भी सामने आई। ये आर्थिक तौर पर आया है, पर इसने सामाजिक विकास को भी और हमारी मान्यताओं को भी, दोनों को भी चुनौतियां दी। तो 3 चिंतन संजोग से जब मुझे कहा अरविंद जी ने, तो ये 1990 के बाद ही भारतीय समाज में ज्यादा तीव्रतर हुई। आप सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी की सरकार 1991 में बनी थी, तब से लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया आई थी, और लगभग उसके 1 साल पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी जो लगभग गिर गई थी। हालांकि 89 में बनी थी, 90 में गिरी थी। तो 90 के बाद, और जहां तक महिलाओं का या नारी बीमारी वाली विमर्श का मामला है, उसका अंतर्राष्ट्रीय पहलू है, और अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ महिलाओं का की शिक्षा दीक्षा में जो प्रचार प्रसार हुआ है, वह भी एक वजह है। तो ये 3 बड़े परिप्रेक्ष्य हैं। मैं परिप्रेक्ष्य को थोड़ा सीमित करके चलूंगा। तीन के लहजों में अगर आप देखें तो हिंदी सिनेमा में बहुत सारा बदलाव हुआ है, और उनको समझने की जरूरत है। जिन 3 फिल्मों की मैंने अभी शुरू में उल्लेख किया था, व्हाइट टाइगर, जो वैसे तो हॉलीवुड की फिल्म है, पर इसका हिंदी में भी तर्जुमा हुआ है, वो अंग्रेजी और आ, आ, में भी आई है, पर हिंदी में भी आई है, वो नेटफ्लिक्स पर आई थी। और पगलैट तो अभी लगभग 15 दिनों पर पहले आई थी, वो उमेश बिष्ट की फिल्म है। और एक मैडम चीफ मिनिस्टर कुछ महीने पहले आई थी, जो जिसमें ऋचा चड्ढा की मुख्य भूमिका है। तो अगर आपने इन फिल्मों को देखा है तो आप मेरी बात समझ लेंगे, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे ख्याल से जिस मोबाइल फोन पर हैं उससे इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद अगर आप देख लेंगे तो मेरी बात शायद ज्यादा बेहतर ढंग से समझ लेंगे। लेकिन अगर नहीं भी देखा होगा तो मेरी कोशिश यह होगी, या कोशिश करूंगा कि आप बिना देखे भी उनका जो सार तत्व है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाइट टाइगर की। आप जानते हैं कि वो एक, जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, वो एक ऐसे व्यक्ति बलराम हलवाई नाम के एक नौजवान की कहानी, जो जातीय स्तर पर भी एक पिछड़ी जाति में है, गांव में रहने वाला है और अभाव की जिंदगी जी रहा है, और अचानक वो उसका एक संबंध बनता है, हालांकि उसकी कोशिश से ही संबंध बनता है एक ऐसे परिवार से जिसका बेटा और जिसकी बहू अमेरिका से लौट रहे हैं। बेटे की भूमिका राजकुमार राव ने निभाई है, बहू की भूमिका प्रियंका चोपड़ा ने निभाई। इस फिल्म में होता यह है कि जो राम हलवाई, वो धीरे धीरे गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद
उस समाज में एक जो जमींदार वहाँ के हैं, क्योंकि जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी है, इसलिए जमींदार अब उपयुक्त शब्द नहीं है, लेकिन अब मैं जेनरिक टर्म में इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो जमींदार के यहाँ जाता है, संबंध बनाता है, उसका ड्राइवर हो जाता है। और ये जो राजकुमार राव ने जिस चरित्र को निभाया है, वो आया है और उसको दिल्ली में कुछ काम है। वहाँ काम क्या है, अपना काम बनाना है, उसके लिए घूस देना है सरकारी अफसरों को। देखिए ये बात, इसमें पहली बात जो आई है कि गोकी हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन आ चुका है, उसके बावजूद जब तक अगर आप अफसरों को, या जो पुराना स्ट्रक्चर था, जो ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही थी, उसको जब तक आप प्रसन्न नहीं करेंगे, और प्रसन्न एक खास अर्थ में नहीं करेंगे, यानी आर्थिक स्तर पर प्रसन्न नहीं करेंगे, तो लिबरलाइजेशन के बावजूद आपका काम नहीं होगा। आपका काम मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उनका काम नहीं होगा, क्योंकि लिबरलाइजेशन आ चुका है। तो एक तरह से कटाक्ष इस फिल्म पर भी है, पर ये फिल्म आगे जाकर के ये बनती है कि बलराम हलवाई है, अपने मालिक की हत्या कर देता है, यानी राजकुमार राव ने। और वहां वह भी आया है कि वो जो प्रियंका चोपड़ा जो भूमिका ने, जिस अभिनेत्री की भूमिका निभा रही है, वो रास्ते में जो फुटपाथ पर सोया हुआ एक बंदा है उसको कुचल देती है, फिर वो मुकदमे में उसको फंसाया जाता है अशोक कनवाई। तो उसके कुछ रेफरेंस हमारे भारतीय समाज से भी हैं, जिसमें लोग फुटपाथ पर चढ़ी हुई गाड़ियों पर लोग उसको चढ़ा देते हैं, गाड़ियां चढ़ा देते हैं। और ऐसे इस पर भी जॉनी एलएलबी और जॉनी एलएलबी का जो पहला भाग था, लगभग इसी पर फिल्म बनी थी, और जिसमें उन्होंने देखी होगी, वकालत सौरभ शुक्ला वगैरह थे। तो उसका संदर्भ है, उस पर मैं बाद में आऊंगा जॉनी एलएलबी के बाद। लेकिन फुटपाथ पर कुचले जाने वाले लोग, हमारे कई फिल्मी सितारे भी उसमें, तो वो भी एक संदर्भ आता है, ये भी भारतीय समाज का ही संदर्भ। लेकिन इससे बड़ा संदर्भ उस फिल्म में ये है, व्हाइट टाइगर में संदर्भ ये है कि वो जो बलराम हलवाई है, अपने मालिक की हत्या करके लिबरेशन के बाद वो चूंकि एक अपना टैक्सी का धंधा खोल लेता है, और वहां वो जाकर के एक तरीके से एक बड़ा व्यवसायी बन जाता है। तो खुद लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया पर कोई एक कटाक्ष नहीं है, आलोचना नहीं है। एक तरीके से ये जो फिल्मकार का नैरेटिव है, फिल्मकार का कहना है कि लिबरलाइजेशन ऐसा भी हुआ है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जातीय स्तर पर दबे और पिछड़े लोग, वो भी इस समाज में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि उनकी मुक्ति के रास्ते बंद नहीं हुए। एक जो पहले का नैरेटिव था, यानी कि 90 के पहले का था कि जो गरीब पिछड़े बच्चों के लिए तो यह है कि सरकार सबको शिक्षा देगी, सबको काम देगी। पर लिबरलाइजेशन के बाद ये हुआ, यानी 1990-91 के बाद कि जो मुक्त व्यापार आ रहा है, उससे भी समाज का गरीब तबका जो आगे बढ़ सकता है, भले ही अपराध के सहारे बढ़ता है, हत्या करके आगे, लेकिन सिर्फ अपराध करके नहीं बढ़ता है, वो अपनी जिंदगी का तरीका भी बदलता है। अपने वो जो व्यापार अपनाता है, वो तब तक संभव नहीं था जब तक अगर भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया संभव न हुई होती, या उदारीकरण की नीति न बनी। तो जो भारतीय समाज का जो बदलाव है, राजनीतिक बदलाव है, वह वहां दिखता है। इसमें जातीय स्तर पर जो शोषण है वो भी है, और जो उदारीकरण की जो अर्थनीति हिंदुस्तान में लागू हुई, उसके क्या परिणाम आए हैं वह भी उस फिल्म में है। मतलब इसमें एक पुरानी सामंतवाद भी है, भूमिका महेश मांजरेकर ने निभाई, कैसे एक पुरानी सामंती व्यवस्था थी उसको टूट करके ही जो नई उदारीकरण है, एक तरीके से कंट्रास्ट जिसे कहते हैं, एक कि जो उदारीकरण की प्रक्रिया को के पहले भी समाज में हिंसा थी। हिंसा कौन कर रहा था? वो हिंसा कर रहे थे जो ताकतवर लोग थे, जिनके पास जमीन थी, और जो कमजोर वर्गों पर
हिंसा कर रहे थे या उन पर अत्याचार कर, लेकिन लिबराइजेशन की प्रक्रिया आने के बाद जो हुआ वो ये हुआ कि नहीं, जो कमजोर वर्ग है वो भी आगे बढ़ सकते हैं। फिल्म का कहना है, मेरा कहना मत मानिए, मैं मेरे मेरे विचार नहीं है, मेरे विचार तो और कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मैं उसको नहीं, मैं फिल्म के बारे में बता रहा हूँ। क्या 90 के बाद का राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया है जिसको लेकर के फिल्म अभी बनी, यानी कि 30 साल के बाद और भी फिल्में हैं, पर ये एक मेजर डिपार्चर जिसको कहते हैं, एक फिल्म है, एक अमेरिकन ने बनाई है और एक भारतीय जो उपन्यासकार हैं अरविंद अडिगा, जो अंग्रेजी में उपन्यास लिखते हैं, उनके उपन्यास पर बनाई है। तो एक भारतीय कहानी और एक अमेरिकन निर्देशक भारतीय अभिनेताओं के माध्यम से कही गई है, और इसमें एक बदलते समाज की एक छवि है। मैं फिलहाल इतना ही। दूसरी फिल्म जो है मैडम चीफ मिनिस्टर, जो 3-4 महीने पहले आई थी, जिसमें ऋचा चड्ढा ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो सुभाष कपूर जिसके निर्देशक है। वो प्रक्रिया फिल्म देखिए कि हिंदी, ये भी 90 के बाद ही हुआ है। फिल्म अभी बनी है पर प्रक्रिया उसकी 90 के बाद ही शुरू हुई। 90 के बाद क्या प्रक्रिया शुरू हुई थी? काशी राम का उदय और मायावती का उदय, दलित राजनीति का उदय। इन तीनों को अगर आप हटा देंगे तो आप मैडम चीफ मिनिस्टर को नहीं समझ सकते। तो इसी कहानी, यही जो नैरेटिव है, भले उसमें सफल उस तरह से उसकी अभिव्यक्ति न हुई हो, और फिल्मों में जैसा कि होता है कई तरह की सृजनात्मक आजादी भी ले जाती है, तो फिल्म में पूरी तरह उनकी कहानी नहीं है, लेकिन वहीं से प्रेरित है कि कैसे एक दलित राजनीति का उदय हुआ और एक महिला मुख्यमंत्री बनी, और कैसे काशीराम का फेनोमेनन हिंदुस्तान की राजनीति में आया, विशेष करके उत्तर प्रदेश में। तो जो मैडम डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मैडम चीफ मिनिस्टर, वो भी उत्तर प्रदेश की का है, और ये प्रक्रिया भी 1990 के बाद शुरू। तीसरी फिल्म जिसकी चर्चा मैं करूंगा मुख्य रूप से, वो अभी आई है पगलैट, जिसमें सानिया मल्होत्रा ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो तुरंत विधवा हुई। तो जो हिंदुस्तान का जो पारंपरिक वैधव्य रहा है, जिसमें अगर कोई लड़की या महिला विधवा हो जाए तो उससे खास अपेक्षा की जाती है कि इस तरह का व्यवहार सिर्फ उस महिला से ही नहीं, उस पूरे परिवार से अपेक्षा की जाती है। 13वीं की प्रक्रिया है जो शोक की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया क्या है उस सब के बारे में आप लोगों से क्या बताऊंगा, आप लोग सब उसी प्रक्रिया को जानते समझते। लेकिन उस प्रक्रिया में ये जो सानिया मल्होत्रा का जो चरित्र है, वो जो महिला है, जो वो अपनी जो सास है, वो जब उसके माता पिता उसके मिलने आते हैं उससे, तो वो पेप्सी का डिमांड, पेप्सी पीना चाहते, और पेप्सी पीना तो पारंपरिक विधवा के लिए ये तो एक कुफ्र की तरह, ब्लास्फेमी की तरह, लेकिन वो मांग करती है, और ये फिल्म में अटपटा नहीं लगता। तो फिल्म में जो बदल रहा है माहौल, यानी कि जो सामाजिक स्तर पर तो पारंपरिक वैधव्य वैसा ही है, वह के जो जीवन है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं बदला है पर थोड़ा सा बदला है, खास करके शहरों में बदला है, लेकिन गांवों और कस्बों में नहीं बदला है। हालांकि बड़ी फिल्मों में भी कुछ ऐसे वाकये हुए हैं जिसमें विधवा विवाह दिखाया गया है, लेकिन वह अलग मामला है। लेकिन कोई विधवा उसमें भी तुरंत विधवा होने के 2-3 दिन के बाद ही पेप्सी पीने का डिमांड है, पेप्सी मांग। ये अगर शायद कोई दूसरी फिल्म होती, अगर होती तो अब तक हंगामा हो गया, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब एक तरीके से दर्शक का मिजाज भी बदल गया है। अब हम वैधव्य को उस तरीके से नहीं देखते जो पहले या राजा राम मोहन के राय के जमाने में जो देखते थे, जिसके कारण राजा राम मोहन राय को या हमारे यहाँ सती प्रथा जैसी विधवा को चराने जलने की प्रक्रियाएं हुई। ये नया जो फेमिनिस्ट नैरेटिव है, और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक है, ये लोकतांत्रिक चेतना है, इसका विकास भी हुआ है हमारे समाज में, जिसकी छवि आपको पगलैट फिल्म में देखने को मिलती है। और हालांकि उसमें यह भी है कि कैसे उसको
उसका लाइफ इंश्योरेंस 50 लाख का मिलता है, तो अचानक परिवार के कुछ लोगों की नज़र उस पर इधर दृष्टि पड़ती है और चाहते हैं कि जाली दस्तावेज से उसको उसका हिस्सा जो है वो परिवार के महिला को न मिले, बल्कि जो उसके माता पिता हैं उनको मिल जाए। उसकी जालसाजी की प्रक्रिया भी होती है और फिर वह लड़की स्वतंत्र चेता है और पेप्सी पीना चाहती है। इसका मतलब नहीं है कि वो अपने पति को प्यार नहीं करती। उसका स्वतंत्र चेता है, तो वो एक कहते कि पति उसको उस तरीके से प्यार नहीं करता था जैसा वो उसको चाहिए था, जैसी अपेक्षा थी, बल्कि पति किसी और महिला से प्यार करता था और लड़की से प्यार करता था। इसकी कहानी भी इसमें है, पर इसका जो उरूज है कि वो महिला जो है सान्या मल्होत्रा ने जिसको भूमिका निभाई, वो आखिर में नौकरी करने चली जाती। उसको लगता है कि अब उसका जीवन जो है वो उस घर में तो रह नहीं सकता, उस घर में जहाँ तभी उसको 50 लाख रुपए मिल गए, पर वो एक नया जीवन शुरू करना चाहती है। ये भी जो बात मैं कह रहा था कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति जो बदली है एक स्तर पर और जो पूरी तरह नहीं बदली है, उसको भी दिखाने वाली फिल्म है। और ये प्रक्रिया भी लगभग पिछले 25-30 वर्षों में, हालांकि ये प्रक्रिया भारत की आज़ादी के बाद ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन पिछले 30 वर्षों में, जैसा कि अरविंद जी का सुझाव था 1990 के बाद, वो बदली है। तो ये हमारे समाज में 3-4 ऐसे प्रकरण हैं। इस प्रकरण के संदर्भ में यदि आप फिल्मों को देखें तो आपको लगेगा कि इन तीनों ने हमारे भारतीय समाज को और हिंदी भाषी सिनेमा को बदलना शुरू कर दिया और बदल रही हैं। अब जैसे कि एक लंबे समय तक महिलाओं के साथ जो होता रहता था वो कानून में भी उसका बहुत ज्यादा व्यवहारिक स्तर पर कॉन्ग्रुएंस नहीं, संज्ञान नहीं दिया जाता। और इसी को बताने वाली आई थी फिल्म पिंक, आपको याद होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन थे और तापसी पन्नू थे। और पूरी लड़ाई ही उसमें यही है कि एक महिला पर या लड़की पर या लड़कियों पर, उसमें लड़कियों पर किस तरह से कुछ लोग व्यंग कसते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं, और कैसे एक लड़की का ना कहने का जो अधिकार, वो अधिकार, उसका कानून सम्मत अधिकार भी समाज का एक जो ताकतवर वर्ग है वो देने को तैयार नहीं होता है। वो फिल्म भी शायद आज के 30 साल पहले बनाना संभव नहीं था, लेकिन अब बनना संभव है। न सिर्फ संभव है बल्कि उसको सामाजिक स्वीकृति भी मिल रही है। और तापसी पन्नू की जो भूमिका है, उनके साथ जो है, और कैसे उसमें जो ताकतवर वर्ग है उसका नैरेटिव है, उसका जो वृत्तांत है, तो कैसे अमिताभ बच्चन ने अपनी भूमिका में उसको बदला है, ये सब भी आपने देखा। तो ऐसे ही फिल्म आई थी लगभग 1 साल पहले, वो फिल्म के आने के बाद ही लॉकडाउन हो गया था कोरोना का। तो वो फिल्म कोरोना की भी भेंट चढ़ गई, अंग्रेजी मीडियम, जिसमें इरफान खान थे। और इरफान खान की भी एक और फिल्म इसके पहले 4 साल पहले, यानी कि 2017 में एक फिल्म आई हिंदी में। अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम, इन दोनों फिल्मों में अगर आप इनको देखेंगे गहरे विचार, तो ये फिल्में जो हैं ये भी जो उदारीकरण की जो हमारी अर्थव्यवस्था या राजनीति है, उसकी की वजह से ये संभव हो सकता। और ये एक भारतीय समाज की भी त्रासदी भी रही है और एक विडंबना है हमारे कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद जो अंग्रेजी का जो वर्चस्व था भारतीय समाज, वो वर्चस्व न सिर्फ बढ़ा है बल्कि विकराल भी हुआ है। आप सब महसूस करते होंगे कि आज
जिस व्यक्ति के पास थोड़ा सा संसाधन है, ऐसा है, और जिसके पास नहीं भी है, वह भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करता। सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करता, वो कि जैसा कि आप सरकार का दावा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो के रिजल्ट है, जो परीक्षा परिणाम है, पब्लिक स्कूलों से बेहतर है। लेकिन उस प्रचार का भी है कि जिसके पास पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, यानी कि कई बिल्कुल जो आर्थिक रूप से विपन्न भी हैं, घर द्वार बेच करके भी बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल, क्योंकि जो अपवर्ड मोबिलिटी है, ऊपर बढ़ना है, वो हिंदी मीडियम से संभव है। उसमें तो जो हिंदी मीडियम फिल्म आई थी, उसमें इरफान खान का जो कैरेक्टर था, वो तो गाड़ी के नीचे उसको लाने के लिए, आपने याद होगा कि किसी प्रकार मुआवजा मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो ये सब प्रक्रियाएं अंग्रेजी मीडियम में भी जो पिछले साल आई थी, उसमें अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए वो, क्योंकि उसके इंग्लैंड में पढ़ना चाहिए। देखिए, ये सब उदारीकरण की प्रक्रिया ही है कि हिंदुस्तान में वो लड़की जो उसकी है, जो बंसल परिवार है, चंपक बंसल नाम है, जया, जो इरफान खान है, वो पारंपरिक आदमी है, पिता है, अकेला है। उसमें भी दोनों नैरेटिव, उसमें भी फेमिनिन नैरेटिव भी है। और कैसे एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन जायदाद का भी परवाह नहीं करता, उसको लंदन भेजना चाहता है, चाहे भी किसी भी कीमत पर। यहाँ की फ्रॉड होता है, सारी कहानी उसी को लेकर। लेकिन उसके मूल में क्या है? उसके मूल में यह है, एक तो लड़की को पढ़ाना है, जो फेमिनिन डिस्कोर्स जिसको मैं कह रहा हूँ, आप सब भी वही कह रहे हैं। दूसरा, अपवर्ड मोबिलिटी। हिंदुस्तान में परीक्षा में, हिंदुस्तान में रहकर अपवर्ड मोबिलिटी शायद उतना संभव कुछ लोगों के लिए, ये हिंदुस्तान में भी अपवर्ड मोबिलिटी हो रही है, सरकारी स्कूलों में भी हो रही है, वास्तविकता तो यही है। लेकिन एक प्रक्रिया ये भी है कि लिबरेशन के कारण लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी, बहुत से जो पैसे वाले हैं, वो अमेरिका में कोई फेलोशिप लेकर जा रहा है, कोई बिना फेलोशिप के जा रहा है, कोई जमीन जायदाद बेच के जा रहा है, अमेरिका नहीं जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया चला जा रहा है। कई 2-3 साल पहले तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे बहुत सारे लोग फंस गए, इतना फ्रॉडिज्म हो रहा है दरअसल, और कनाडा में पढ़ाने के लिए इतना फ्रॉडिज्म हो रहा है। उसी सब की कहानी है वो अंग्रेजी में, कि कैसे एक अपवर्ड मोबिलिटी के कारण, लिबरलाइजेशन के कारण जो अपवर्ड मोबिलिटी आई है, उसको, उसकी वजह से बहुत से लोग अपनी जमीन जायदाद बेच करके भी जेल जाने का रिस्क उठा करके बच्चों को विदेश पढ़ाने की। फर्क यही आया है कि पहले सिर्फ लड़कों के लिए वो जमीन जायदाद बेचते थे, और अब जो है लड़कियों के लिए भी बेचा जा सकता है, क्योंकि महिला शिक्षा, विमेन एजुकेशन का के प्रति भी एक स्वीकृति समाज में रही है, मध्य वर्ग में बढ़ी है, निम्न वर्ग में शायद नहीं बढ़ी है, क्योंकि वहाँ आर्थिक लाचारी इतनी ज्यादा है। महिला आंचल, अगर जिन लोग उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें तो डॉक्टर प्रशांत है, वो एक बहुत गरीब परिवार है, उसको कहता है कि बेटी का उसको इलाज कराना है, अस्पताल में भर्ती करा दो। उसका पिता कहता है कि औरत जात है, अपने आप ठीक हो जाए। हिंदुस्तान में यही होता है, क्योंकि उसके पास अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भी पैसे नहीं। तो ये अभी भी शायद गांव की स्थिति यही है। शहरों में भी बड़े स्तर पर ही है जो लेकिन जो मध्यवर्ग है या उच्च वर्ग, उसमें महिला शिक्षा के प्रति भी ये भी एक हमारी सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। और इसको भी जो दोनों फिल्में हैं, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम में भी वो बच्ची को पढ़ाने के लिए, उसमें भी वो अपने आप को खुद जो है वो कैसे अच्छी अंग्रेजी मीडियम पढ़ाने के लिए आजकल जो फैमिली है, जो माता पिता है, उनको भी कैसा बोलना आना चाहिए, क्या अंग्रेजी कैसे बोलनी चाहिए, कैसी अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आपकी अंग्रेजी में भी एक्सेंट कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि ही गोज आई गो वाली अंग्रेजी नहीं चलेगी। You must have an accent, and if you don't have any accent, you will not be accepted by the school, even though your child is better. तो क्योंकि वहाँ माता पिता का भी इंटरव्यू हो रहा है। ये हमारी समाज की इस संरचना में बदलाव आ रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि ये सब हुआ है लिबरलाइजेशन के बाद का जो हिंदुस्तान है हमारा, जो समाज, उसमें
और लिबरेशन के बाद वाले ही समाज में असंभव था कि मायावती या दलित मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि अब जो वोट हैं पारंपरिक वोट उस तरीके से नहीं लिए जा सकते हैं। अब उसके लिए भी आपको कमर कसनी पड़ती है, और जातीय चेतना के विकास ने अब उस तरह से वोट खरीदे नहीं जा सकते। ये भी उसमें वो जो मैडम चीफ मिनिस्टर है, वो फिल्म इतनी नहीं चली, लेकिन एक सामाजिक वास्तविकता को दिखाने वाली फिल्म वो है। तो ये जो 4-5 फिल्में हैं, मैं इसको जब और आगे जाएंगे, और संबंधों की बहुत बड़ी प्रक्रियाएं हैं, और मैं यहाँ जानबूझ करके वे फिल्मों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ जो बहुत बड़ी कमर्शियल हिट रही हैं, बजरंगी भाईजान हो गया और भी दूसरी फिल्में भी हुई, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में उन सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक प्रक्रियाओं जो बदलाव हो रहा है, जिसके समाज को समझा और बदला जा सकता है, उन फिल्मों की चर्चा ज्यादा कर रहा हूँ। मेरे पास, जिसको एकेडमिक्स कहते हैं, ज्यादा डेटा का मैं इस्तेमाल नहीं करता। ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करूंगा तो चीजें बिखर जाएंगी, लेकिन मैं जिन डेटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिन फिल्मों की चर्चा कर रहा हूँ, वो उनका संग जो है, उनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, उस फिल्म कहानी आप जो भी हो, उसके मूल में ये 3 चीजें ही हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया जो 1990 के बाद, राजनीति में दलित चेतना का विकास, और समाज और राजनीति और एकेडमिक्स में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। ये अगर आप 3 चीजों को समझेंगे तो बहुत सारी फिल्मों में इसके अलग अलग हो सकता है कि आपको पूरे तौर पर आपको वो न दिखाया जाए, सभी फिल्मों में एक समान नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी छाया भी आप। अब आज की एक वक्त था जबकि हीरोइन का काम क्या था? हीरोइन का काम ये था कि हीरो के साथ अमूमन, ये मान्यता मेरी नहीं है, ये मान्यता सभी लोगों की है कि डांस करना। फिर हीरो का क्या था कि वो थोड़ा मार धाड़ करना, पीटना, और ये सब आ, आ, जो है, जो खलनायक है उसको पीटना, तो ये उसका मैस्कुलिन बॉडी हुआ करता था। तो ये जो मैस्कुलिनिटी थी, ये मैस्कुलिनिटी धीरे धीरे समाज में, तो मैस्कुलिनिटी खत्म नहीं हुई है, वो तो है, लेकिन विचार के स्तर पर मैस्कुलिनिटी भी एक अब ये है संदेह के घेरे में, उस पर सवाल किए गए। तो फिल्मों में भी अब महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं की जो भूमिका होती है, हीरोइन जिस, उसकी भूमिका अब सिर्फ नाच गाने की नहीं है। इसलिए आप, ये जो लोग कहते हैं रोमांटिक गानों में अब पहले जैसा नहीं हो रहे, भैया रोमांस ही पहले जैसा नहीं हो रहा, रोमांस भी अब इक्वल फुटिंग पर, रोमांस आप वैसा नहीं कह सकते। इसी मैंने शुरू में कहा कि अब मुगले आजम जैसा रोमांस आज के समाज में संभव ही नहीं। ये एक उस मिथिक वर्ल्ड में था, वो मिथकीय वर्ल्ड में था, जिसमें उस तरह का रोमांस संभव था। आज उस तरह का रोमांस वास्तविक धरातल पर संभव ही नहीं रह गया है। तो उस तरह के रोमांटिक गाने कैसे हैं? खैर, गाने कैसे बदल रहे हैं वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। वो भी, आप गाने भी एक समाज को और फिल्मों को समझने के माध्यम है। मैं वहाँ अभी इस पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाए। मैं इन 3 वैचारिक पृष्ठभूमिकाओं की, इसकी अलग अलग मैनिफेस्टेशन, उसके प्रतिबिंबन, जिसको हिंदी में प्रतिबिंबन जो हो रहा है हमारी फिल्मों में, जो दिखाई पड़ रहा है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि इन 3 प्रक्रियाओं ने हिंदी सिनेमा को बहुत बदला है। आप देखिए ना कि उसमें जो मैस्कुलिनिटी का जो भी अर्थ है वो भी बदल गया है। जैसे बजरंगी भाईजान फिल्म में, तो वो पहलवान है, पर वो पहलवानी से नहीं, वो एक लड़की जो छोटी सी बच्ची है, उसके लिए वो पाकिस्तान की यात्रा करता है। ये जो रेफरेंस है, ये आज के शायद 70-80 साल पहले संभव नहीं था, वो आज संभव हो गया है। तो बहरहाल, मैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय फिल्मों की या जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ जो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में वो दिखाती हैं और हमारे सामने लाती हैं। और उन तरह की फिल्मों में जब आप देखेंगे आज जो समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें आप पाएंगे कि अभिनय बदल रहा है, अभिनय की शैली बदल रही है, गाने बदल रहे हैं,
स्टोरी राइटिंग बदल रही है, और ऐसी फिल्में हिट भी हो रही हैं, बहुत सुपर हिट ना हो जाए लेकिन हिट हो रही हैं। और अब जिस दूसरी प्रक्रिया की बात मैं कर रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी है, ये भी बड़ा बदलाव है। जैसे कि मैंने आपकी चर्चा की कि नेटफ्लिक्स और अमेजन, इन दो मीडियम ने आकर के सिनेमा को काफी बदला है। एक तो वेब सीरीज आ रही है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, उसने भी पूरी दुनिया में चीजों को बदल दिया है, और एक फिल्म मेकिंग को भी बदल दिया है। क्योंकि जो इसको तंत्र को आपको थोड़ा जानना होगा, आप लोग जानते भी होंगे, सब आपको मुझसे ज्यादा विद्वान लोग हैं, मैं तो बल्कि उस तरीके से विद्वान नहीं हूँ, बस फिल्में देखता हूँ, लिख देता हूँ, साहित्य का पाठक। क्योंकि फिल्में एक सर्टेन स्ट्रक्चर पर खड़ी है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, सिनेमा हॉल। तो आपको सिनेमा हॉल रिलीज करने के लिए आजकल जो फिल्मों का, जो सिनेमा हॉल का जो सिस्टम रहा है, जो व्यवस्था रही, उसमें बड़ी जटिल व्यवस्था है। किस भी फिल्म हिट होगी, कब खरीदी जाएगी, किसमें बिकेगी, कब अजय देवगन की फिल्म रिलीज होगी, कब शाहरुख खान की रिलीज होगी, इसको तय सिर्फ फिल्मकार नहीं करते, निर्देशक और निर्माता नहीं करते, इसको डिस्ट्रीब्यूटर भी तय इतने सिनेमा हॉल में रिलीज होगी। लेकिन अब नेटफ्लिक्स और अमेजन के आ जाने के बाद फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन है, फिल्म को रिलीज करने की व्यवस्था भी बदल गई। ये भी समझना बहुत जरूरी है। आज फिल्मों में, फिल्म देखने के लिए, फिल्म बफ होने के लिए आपको हॉल में जाने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल से तो वैसे भी कोई नहीं गया, बहुत बहुत कम लोग हैं, और अभी भी फिल्में रिलीज हुई हैं, फिर संकट में आ गया है। अब तो कंगना रनावत की जो फिल्म है थालावी, जो जयललिता पर बनी है, पता नहीं 23 तारीख को रिलीज हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन अब तो कई लोग कह रहे हैं कि हम OTP पे रिलीज करेंगे, क्योंकि पैसा फंस गया है उसमें। तो ये सब टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिल्म का जो निर्माण है उसमें भी बदलाव आ गया है। देखिए, आज के 20 साल पहले, बल्कि 5 साल पहले तक ये संभव नहीं था कि सानिया मल्होत्रा के नाम पर एक फिल्म चल जाए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा। लेकिन नेटफ्लिक्स पर उसके बड़े दर्शक मिले हैं, बड़ी तारीफ हो रही है उसकी, और एक ही समय में उसको लाखों लोग देख रहे हैं। तो ये भी फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में और फिल्म वितरण की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो आपके मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध है। अमेजन और नेटफ्लिक्स और जी सिनेमा में भी कुछ आया है, पर ये दोनों ज्यादा पॉपुलर है। पूरी दुनिया में ये बहुत बदलाव हुए हैं, और कोरोना के दौर में ये भी एक समाज का जो एस्थेटिक्स है, जिसको आप अपने बड़े हॉल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि जो जिनका पैसा लगा हुआ है वे तो बहुत परेशानी में है, और उनको लगता है हम नेटफ्लिक्स पर रिलीज करेंगे तो पता नहीं वैसे ही तालियां तो मिलेंगी नहीं। लेकिन जो छोटे या मध्यम वर्गीय जो फिल्मकार हैं, जो पैसे वाले, वो इस पर फिल्में रिलीज कर रहे हैं। सवाल अच्छे या बुरे का नहीं है, वो तो कई बहसें हैं नेटफ्लिक्स को लेकर के, वेब सीरीज को लेकर के, वो सारी बहसें अलग है। लेकिन इस मामले में, जिस मामले में मैं कह रहा हूँ, इसमें एक बड़ा मामला ये है कि आपको अब ऐसी फिल्में अपने मोबाइल में ही देखने को मिल सकती हैं, जो आज के 3 या 4 साल पहले संभव नहीं था। आपको इंतजार करना पड़ता था, हॉल में जाना पड़ता था, और हॉल का एक गणित था, 3 दिनों में अगर 100 करोड़ फिल्म ने नहीं बनाए तो फिल्म पिट गई। उस फिल्म की कोई, और मेरा तो बिल्कुल दावा है कि अगर पगलैट फिल्म को अगर हॉल में रिलीज किया जाता तो शायद पहले 3 दिनों में 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाते, असफल हो गई। लेकिन नेटफ्लिक्स आने की वजह से सफल हो गए थे। आज इस फिल्म की जितनी चर्चा है उतनी उन फिल्मों की नहीं हो जो हॉल में रिलीज हो रही। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये भी नेटफ्लिक्स भी अगर नहीं आता, अमेजन भी नहीं आता, यदि लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी दुनिया में आगे नहीं बढ़ती और हिंदुस्तान में आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बहुत जटिल हैं, और ऐसा नहीं हो को 30 साल पहले ही शुरू हुई, बल्कि जब से कैपिटलिज्म शुरू हुआ है तब से शुरू हो गई। लेकिन मोटे तौर पर भारत में जो प्रमुखता आई है उदारीकरण की, 1990 या 1991 जो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने थे, उसके बाद आई है। वो कि उसका विरोध हो रहा है, लेकिन हर सरकार आकर तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
और उस प्रक्रिया की वजह से समाज के कई वर्गों में भी तो बदलाव हो ही रही, कला के स्तर पर भी बदलाव हो रहे हैं। कला में तो अब ऐसा हो रहा है कि रोबोट ही पेंटिंग कर रहा है और वो रोबोट की बनाई हुई पेंटिंग भी करोड़ों में बिक रही है। खैर वो हाल मैं नहीं जानना चाहता, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो बड़े स्तर पर वैश्विक पूंजीवाद का बदलाव है, वर्ल्ड इकोनॉमी का जो बदलाव हो रहा है, वो भी हमारी सिनेमा को और हिंदी सिनेमा को प्रभावित कर रहा है। इसका एक दूसरा रूप मिला था कि आप बहुत सारी फिल्में जो बन रही हैं हॉलीवुड में, वो अब हिंदी में डब होकर के उसी दिन या उसके एक सप्ताह के बाद हिंदुस्तान में आ रही। अवतार फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, बहुत लोग, बहुत बड़ी महंगी फिल्म, भव्य फिल्म, और वैसी भव्य फिल्में जो हैं वो हिंदुस्तान में तो अभी बनी नहीं। एक बाहुबली बनी है जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर करूंगा, पर और भी कई सारी फिल्में हैं जो बॉलीवुड की हैं और भव्य फिल्में हैं, वो हिंदी में रिलीज हो रही हैं। क्यों डब हो रही है? क्योंकि हिंदी में हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा हो चुका है जो हॉलीवुड की फिल्में देखना तो चाहता है, लेकिन उसको अंग्रेजी नहीं आती। तो ऐसी हिंदी में वो डब हो रही हैं। बहुत लगता ऐसा है कि वो जो बड़े बड़े उसमें हॉलीवुड के बड़े जो सितारे हैं वो भी बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। ये एक इस प्रक्रिया को आप तब तक नहीं ठीक से आप इसका विश्लेषण नहीं कर सकते जब तक आप लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी को ना समझ लें कि अब बॉलीवुड को भी लग रहा है कि हॉलीवुड को लग रहा है कि हिंदुस्तान में बहुत पैसा है, वहाँ के दर्शकों को भी फिल्म दिखानी चाहिए। पर वहाँ के दर्शक अंग्रेजी में तो देखेंगे नहीं, उनके लिए हिंदी में डब करो, तमिल में डब करो, तेलुगु में डब करो, डबिंग हो रही है। तो ऐसी ऐसी प्रक्रिया भी, ये प्रक्रिया संभव नहीं थी लिबरलाइजेशन। तो अब वो प्रक्रिया अब नेटफ्लिक्स पर भी, व्हाइट टाइगर जो है वो आप नेटफ्लिक्स पर भी दे सकते हो, हिंदी डबिंग में भी दे सकते हो। ये प्रक्रिया संभव नहीं थी आज के 10 मतलब लिबरेशन के पहले, यह संभव नहीं थी, अब होनी शुरू हुई है। और ये तो पिछले 5-6 वर्षों में हो रहा है कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी डब हो रही है। ये भी फिल्म की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अगर अब जो हिंदुस्तान का दर्शक है जिसको अंग्रेजी नहीं भी आती है, वो भी हॉलीवुड की फिल्में देख लेता है, अंग्रेजी फिल्में देख लेता है और देख के उसका मजा ले लेता है। वो भी जो विन डीजल हैं या दूसरे जो बड़े कलाकार हैं उनके डायलॉग सुन लेता है, वो भी वाह वाह कर देता है। तो ये लिबरेशन के कारण, लिबरेशन के कारण भारतीय में जो मध्यवर्ग जो है उसकी जो आकांक्षा है उसके वजह से ऐसा हो रहा है। यही दरअसल अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम, जिन दोनों फिल्मों की चर्चा मैंने की, वो भी इसी प्रक्रिया के अंग। तो कोई एक प्रक्रिया जो है सिर्फ एक ही ढंग से नहीं आती। समाज में जैसे उसके अलग अलग रूप उभरते हैं, वैसे फिल्मों में ही उसके अलग अलग रूप उभरते हैं। तो लिबरेशन की एक छवि तो अंग्रेजी और हिंदी मीडियम फिल्म में, दूसरी व्हाइट टाइगर है, तीसरी वह है जो जिससे पिछले 5-6 वर्षों में विदेशी फिल्में, विदेशी में खास करके हॉलीवुड की फिल्में, वो हिंदी में और भारतीय भाषाओं में देख रहे हैं और उसका स्वाद ले रहे हैं। वह भी एक प्रक्रिया है, लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया है। तो ये जो 3 प्रक्रियाओं की चर्चा मैंने की, वो मुख्य रूप से मैं यही बात कहना चाहता था, क्योंकि मैंने जाकर शुरू में कहा कि मेरे पास डेटा कम है, मैं कम डेटा से बात करूंगा। कम डेटा से मतलब कुछ ही फिल्मों की बात करूंगा, नहीं तो अगर मैं लगभग क्या नाम है 3000 फिल्मों के नाम गुनाना शुरू करूंगा तो उसी में लगभग 50 मिनट का जो क्लास होता है वो खत्म हो जाएगा। तो उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जो बदलाव सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भारतीय समाज में और वैश्विक समाज में हुए, उनकी चर्चा कर रहा हूँ। वैश्विक समाज में जो प्रवृत्तियां आई हैं, भारतीय समाज में प्रवृत्तियां आई हैं, वो एक रूपी नहीं है, वे बहुरूपी हैं। और बहुरूपी होने की उनकी आप कैसे बहुरूपी हैं, इसको आप जब अलग अलग फिल्मों में देखेंगे तो वो प्रक्रिया आपको दिखेगी। ऐसी फिल्में भी बन रही हैं। अब अंत में मैं सिर्फ एक फिल्म की चर्चा करूंगा, क्योंकि उसके बिना अगर चर्चा की जाए तो शायद पिछले कुछ एक वर्षों का या खास करके 21वीं शताब्दी का जो फिल्म है वो कि वह हिंदी फिल्म नहीं है, ताकि हिंदी में भी डब हो।
और बाहुबली की जो दो श्रृंखला की दोनों फिल्म, उन दोनों फिल्मों में भी देखा आपने, वो प्रक्रिया भी संभव नहीं थी अगर टेक्नोलॉजी का उतना विकास नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, जो कारण अवतार जैसे फिल्में जो हिंदी में भी डब हुई हैं और अंग्रेजी में भी आई, बाहुबली भी वैसी ही फिल्म जो है वो संभव नहीं थी अगर टेक्नोलॉजी का विकास इस तरीके से नहीं होता। हाई प्रोफाइल मेकिंग जिसको कहते हैं, हाई प्रोफाइल मेकिंग अगर नहीं होता, बाहुबली की कहानी तो वैसे कुछ नहीं, वो कल्पित कहानी है और एक ऐसे मिथकीय दौर की कहानी है जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं, लेकिन फिर भी वह बाहुबली एक और भी परिघटना जो है वो उसकी तरफ सूचित करता है, क्योंकि हिंदी फिल्मों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी फिल्मों की चर्चा भी आज भारतीय फिल्मों के संदर्भ के बिना संभव नहीं है। खास करके तेलुगु फिल्मों, तेलुगु में जो हाई प्रोफाइल बनती फिल्में बन रही, एक जो भव्यता का जो है वो हिंदी फिल्मों में मुगले आजम के बाद तो वैसी कोई भव्यता आई नहीं, लेकिन बाहुबली ने आकर के एक जो मुगले आजम की जो भव्यता थी उसके पीछे, तो ये भी बदलाव हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में शायद हिंदी में भी ऐसी फिल्में बने, और वो की फिल्में भी बहुत पैसा कमा रही हैं, जैसे कि दंगल फिल्म थी, वो दंगल फिल्म भी अगर संभव नहीं थी यदि फेमिनिस्ट डिस्कोर्स जो है, क्योंकि उसमें भी महिला पहलवान के ऊपर कोई फिल्म बनी, ये शायद महिला पहलवान तो पहले होती नहीं थी उस तरह से, वो भी एक सामाजिक बदलाव है। और सामाजिक बदलाव सभी जगह नहीं हुआ है, कुछ एक राज्यों में भी हुआ है, केरल में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, जहाँ महिला पहलवान भी सामने है। अगर महिला पहलवान नहीं है तो महिला पहलवान पर फिल्में कैसे बनी? वो कि वह फिल्म दंगल एक बेटी और बाप के रिश्ते पर भी है, लेकिन मुख्य रूप से उसके पीछे तो यही है ना कि कैसे लड़कियां जब पहलवान बनने का फैसला करती हैं तब समाज में क्या होता है, और उसको गांव के लोगों से भी, गांव के स्तर पर भी उसको एक उपहास का पात्र करना पड़ता है, जिसकी भूमिका आमिर खान ने निभाई है। और कोच भी जो होते हैं वो भी बहुत सहिष्णु नहीं होते, तो ऐसी फिल्में भी आ रही हैं। साइना नेहवाल पर फिल्म आई है, मेरी कॉम पर फिल्म आई है, सबकी चर्चा मैं विशद रूप से नहीं करूंगा, ये संकेत करने के लिए कर रहा हूँ कि एक जो फेमिनिन डिस्कोर्स है उसके कारण से हम ऐसी फिल्में भी अब सामने देख रहे हैं जो समाज में हुए बदलावों को प्रतिबिंबित कर रही हैं। हाँ, ऐसी भी बन रही हैं जो पुराने ढंग की होती हैं, जिसमें बदला है, कानून है, खून खराबा है, कार चेजिंग है, वैसी फिल्में भी बन रही हैं, पर वैसी फिल्में एक कंटिन्यूटी में हैं, वो निरंतरता में हैं, उनमें उनके पीछे कोई सामाजिक वस्तुगतता नहीं है। लेकिन अब जो फिल्में आ रही हैं, अब जो फिल्में बन रही हैं, उनमें कुछ में, जिनकी चर्चा मैंने की, सबकी चर्चा मैंने नहीं की, उनमें एक सामाजिक वस्तुगतता, सोशल इसेंस सामने आ रहा है, और वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, समाज की भी, फिल्म मेकिंग की भी, लिटरेचर की भी प्रक्रिया है, वो थिएटर में भी है। मैं थिएटर भी देखता हूँ, थिएटर पर भी लिखता हूँ, नाटक भी लिखता हूँ मैं, वो भी प्रक्रिया संभव नहीं थी। ये जो 3 प्रक्रियाएं जो सामने आई, तो बहरहाल मैं अपनी बातचीत, मुझे लगता है लगभग 55 मिनट की बातचीत मैंने कर दी है, और फोकसिंग बातचीत में विश्वास करता हूँ मैं, सिर्फ लंबे की बहुत लंबा बोले उतनी करता, अपने पॉइंट जो मैंने रखना चाहा था आपके सामने रखा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और जिन लोगों ने मेरी बात सुनी, अगर मुझसे कुछ सवाल हैं, अगर मैं उनके सवालों के जवाब दे सका मुझे अच्छा लगेगा। यही बातचीत करके और अपनी बातचीत का सार संक्षेप करके मैं अपने आप को यही पर विराम देता हूँ। आप लोगों के प्रश्नों की प्रतीक्षा करता हूँ, जैसा कि अरविंद जी ने मुझे बताया था। थैंक यू। देवदास में भी वही स्थिति है। देवदास के बारे में पूछा, देवदास तो देखिए कब से बन रहा है, कंटिन्यूटी है, लेकिन कंटिन्यूटी में है देवदास, तो पुरानी कंटिन्यूटी भी है, पर मैं कंटिन्यूटी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। कंटिन्यूटी वाली बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कंटिन्यूटी तो है ही, मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ।
देवदास तो बन रहा है, देवडी भी फिल्में बनती है, नए ढंग का देवदास आया है, शाहरुख खान का भी देवदास मैंने देखा है, दिलीप कुमार का भी देखा है। पर देवदास अब आज के समय का वस्तुगत सत्य नहीं है। देवदास उस समय का सत्य है, उस समय का सोशल सेंस उसमें है, जब प्रेम एक कल्पना अधिक थी, प्रेम करने की बहुत सारे बंधन थे। देवदास जैसा बंधन आज के जमाने में नहीं है। आप जब देवदास बनाएंगे तो उसमें उस तरह का सोशल इंसेंस नहीं होगा। फिल्म तो बन जाएंगी, बनी है, शाहरुख खान वाली है, भव्यता है, पर उसमें कोई इंसेंस नहीं है। जो दिलीप कुमार वाले इंसेंस जो था, या सैगल्स जो का जो था देवदास पर बहुत अच्छा। वैसे आशीष नंदी जो अंग्रेजी के बहुत बड़े सोशल क्रिटिक, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है उसके प्रक्रिया पर वो बहुत पुराने देवदास के बारे में, और उसमें देवदास का सार तत्व क्या था वो बताया। आज अगर देवदास बनाए, हालांकि कल्पना की कोई सीमा नहीं है, कुछ है तो बेहतर ढंग से बना भी सकता है, पर देवदास वाला जो प्रेम था वो प्रेम आज के जमाने में ऑब्सोल्यूट हो चुका है, पुराना पड़ चुका है। प्रेम अब हास्यास्पद रहेगा। अगर कोई करना चाहे तो आप पुराना टाइम गैप करके ही उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे आज ऐसा है तो प्रेम थोड़ा प्राचीन किस्म का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने 1990 के बाद के कुछ फिल्मों और खास करके जो हमारे नज़दीकी फिल्म्स हैं, सिनेमा है, उनके माध्यम से फिल्म जगत में और सामाजिक संदर्भ में उनके जो बदलाव के संबंध हैं वो उस पर आपने विचार किया। और मुझे अच्छा लगा कि अरविंद अरिका का जो नॉवेल है द वाइट टाइगर, उस पर बनी पिक्चर को भी आपने याद किया। जब ये नॉवेल आया था तो मुझे भी रिव्यू करने का मौका मिला था। मैंने तब नहीं सोचा था कि एक दिन फिल्म की शक्ल में भी इसे देखने का अवसर पैदा होगा, लेकिन उस फिल्म को भी आधार बना करके आपने एक अलग तरह की जो उपस्थिति फिल्मों में दर्ज की जा रही है उसकी तरफ आपने संकेत किया। अभी मैं बीच में सर कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक दो मेरी भी जिज्ञासा है, मैं उसे सामने रखूंगा। देवेंद्र चौबे जी ने हाथ उठाया, तो मैं देवेंद्र चौबे जी से आग्रह करता हूं कि माइक अनम्यूट करके, या अमित जी देवेंद्र चौबे जी का माइक थोड़ा अनम्यूट कर दें, वो कुछ पूछना चाहते हैं। योगेंद्र चौबे जी का माइक अनम्यूट कर दें। जी योगेंद्र जी, आप अपनी बात पूछ सकते हैं, कोई बात। और प्रश्न पूछे। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैंने मैसेज बॉक्स में लिखा है, जो मैं आपसे मतलब आपकी बात पर ही मैं टिप्पणी के तौर पर मैं पूछना चाह रहा था कि जो हमारा जो हिंदी सिनेमा है उसने कभी भी, जो मुख्य धारा का सिनेमा है उसने कभी भी हमारी सामाजिक राजनीतिक चेतना को विकसित नहीं किया, लेकिन जो कला फिल्में रही या जो समानांतर सिनेमा रही उसने जरूर ये पहल की। अब जैसा कि हमको दिखाई देता है कि जो सिनेमा का जो बाजार का जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं डिजिटल क्रांति आने से वो सारी चीजें जो है वो टूटी हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिल्म बनाने के लिए आगे बढ़े हैं और उन लोगों ने अच्छी फिल्में बनाई हैं। जैसा कि आप लगातार जो है वो आप जिक्र कर रहे थे, तो न केवल कंटेंट के आधार पे बल्कि एक्टिंग और तकनीक और सारी चीजों पे हमारी फिल्में जो है वो बदल रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो मल्टीप्लेक्स जो सिनेमा है वही हमारी समानांतर सिनेमा का विस्तार है या कला सिनेमा का विस्तार है एक नए रूप में, और जो डिजिटल क्रांति हुई है उसने हिंदी सिनेमा को एकदम से एक नया रूप दे दिया है? ये इस पर मैं आपकी टिप्पणी। कला फिल्में जो हमारी थी भी अच्छी फिल्में थी और यादगार फिल्में बनी हैं, पर वो जो कला फिल्में थी वो जो वर्चस्व का था, उस पर जो बिजनेस का वर्ग था, जिसके पास सिनेमा हॉल थे, जिसको मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप, वो फिल्में अच्छी थी, कहाँ रिलीज कहाँ होती थी? शकुंतलम थिएटर में होती थी, छोटी जगहों पर होती थी, एक हफ्ते में उतर जाती थी, या शाम के समय होती थी छोटी जगहों पर। वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का, फिल्म उद्योग का जो व्यवसाय है उसका कब्जा था। इसके विरोध में हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी? जी सर, जी आवाज आ रही है सर। वर्चस्व था, वर्चस्व के प्रकृति में आई, फिल्में अच्छी थी,
लेकिन चल नहीं पाई। क्यों नहीं चली? इसलिए कि वर्चस्व था, अब वर्चस्व टूट गया है। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन जो आप कर रहे हैं उसमें पगलैट जैसी फिल्म उस वर्चस्व के रहते उसका रिलीज होना, और रिलीज होने पर हफ्ते में 100 करोड़ के, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिनों में 100 करोड़ रुपया जब आ जाता है किसी फिल्म के पास, तब माना जाता है कि सफल है, नहीं तो असफल है। तो पगलैट तो क्या होता है, पगलैट तो 1 करोड़ रुपया भी नहीं कमा पाती, लेकिन अभी ये सफल फिल्म है। आप पगलैट के बिना अभी जो कंटेम्प्रेरी सिनेमा है उसकी चर्चा आप नहीं कर सकते। तो ये जो देखिए बिजनेस का एक स्ट्रक्चर होता है जो आम दर्शकों को शायद महसूस नहीं होता है, और बिजनेस का स्ट्रक्चर जब टूटता है, नई टेक्नोलॉजी जब समाज में आती है, तब बिजनेस का जो स्ट्रक्चर टूटता है, उससे भी कई नई चीजें आती है, उससे नया एस्थेटिक्स बनता है। एक एस्थेटिक्स जब नया बनता है तो उसके लिए एक व्यापक रूप से उसको देखा जाना चाहिए। जो कला फिल्में थी वो सीमित वर्गों के लिए, सीमित वर्गों तक ही सीमित रह गई, क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्में थी। तो मैं ये नहीं, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि उनकी जो धारा थी वो अब कंटिन्यू हो रही है, वो चल रही है, समानांतर रूप से आगे बढ़ रही है, और वो वही धारा है, पर एग्जैक्ट उसी तरह से नहीं है, वो बदलते हुए रूप में है, और उसका मिजाज बदला है। उसका जो सामाजिक बदलाव, जिनकी 3 रूप से चर्चा की, क्योंकि सामाजिक बदलाव कितने हैं ये आप बहुत हो सकते हैं, और उनको गणना करने वाला कौन है इस पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे जो लगा कि 3 जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं हमारे भारतीय समाज में, लिबरलाइजेशन, वीमेन इमर्जेंस, और एक दलित और डिस्कोर्स का इमर्जेंस। इन 3 डिस्कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, उन फिल्मों की चर्चा मैंने की। आप चाहें तो इसकी परिधि को और व्यापक कर सकते हैं। मुझे ही कहीं कहा जाए तो मैं और भी, इसमें मैंने संगीत का पक्ष छोड़ दिया है, कैमरा का पक्ष छोड़ दिया है, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। कोई 50 मिनट के क्लास में तो आप भी एक ही चीज पढ़ाते होंगे ना, सारी चीज तो पढ़ा रहे होंगे। जैसी पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है ये पढ़ाने में ही 50 मिनट चला जाएगा, विजय देव नारायण साहित्य तक पहुंचते पहुंचते में तो 3 घंटे लग जाएंगे। तो ये सब भी है। जी सर, थैंक यू। एक प्रश्न सर हमारी प्रतिभागी तारा एन का है, उनका है व्हाइट टाइगर के संदर्भ में। उनका क्वेश्चन है कि जो 2 व्हाइट टाइगर फिल्म है और जो नॉवेल है, उनका पर्सनली मानना है कि नॉवेल्स का जब फिल्मीकरण होता है, यानी कि फिल्म के रूप में ढाला जाता है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो नॉवेल है और जो फिल्म है, उन दोनों में से आप किसे प्रेफर करते हैं, और आपको ये फिल्मी ट्रांसफर जो उसको फिल्मी जो उसका एक फिल्मीकरण हुआ है नॉवेल का, वो किस हद तक सही ठहरता है, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए ऐसी बात है कि व्हाइट टाइगर उपन्यास मैंने नहीं पढ़ा, उनके और उपन्यास पढ़े हैं मैंने अरविंद अड़िया के, ये उपन्यास मैंने पढ़ा है, तो मैं अब झूठ तो नहीं बोलूंगा कि उपन्यास अच्छा है या क्या है। लेकिन एक सनातन बहस है, ये पूरी दुनिया में बहस है कि जो मूल रचना होती है, जो साहित्यिक रचना होती है, उस पर जो फिल्म बनती है वो कितना न्याय। मेरा उसमें एक अन्ना करेनिना पर भी जो फिल्में बनी है उसके बारे में भी यही बहस है। इसलिए कई बार 2 बार फिल्म, 3 बार फिल्म बनाने की बात होती है। मतलब लव इन टाइम ऑफ कोलरा पर मार्केस का फिल्म बनी है तो उसमें भी हुआ, क्योंकि अब उपन्यास की परिधि तो बहुत बड़ी होती है। एक उपन्यास में लगभग 2 लाख शब्द होते हैं, लगभग 2 लाख 3 लाख, और टॉल्स्टॉय तो लिखता था तो उसमें कई बार तो 3-4 लाख शब्द हो जाते थे। इतनी लंबी कहानी को आप कैसे समेट। मैंने वो उपन्यास की तुलना में वो फिल्म कैसी है, मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मैंने उपन्यास पढ़ा है तो, लेकिन वो फिल्म जो बनी है वो बाई एंड लार्ज आप ध्यान में रखिए कि वो एक अमेरिकन निर्देशक के द्वारा बनाई गई है, बॉलीवुड हॉलीवुड के निर्देशक द्वारा। तो बेसिकली जो मेकर है, फिल्म एक बिजनेस भी है, फिल्म एक आर्ट ही नहीं है। तो फिल्म वो जब लोग देख लेते हैं कि कैसा होगा, हमें देखना यह है कि हिंदुस्तान लिबरलाइजेशन के बाद कैसा होगा। तो उसमें वो जो फिल्म है, मेरा जो क्रिटिक है, मैं क्रिटिक का मतलब मैं उस अर्थ में कह रहा हूँ कि समीक्षा के अर्थ में, मैं उसकी निंदा नहीं करता। उसका क्रिटिक यह है कि हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन आने के बाद सोशल लेवल पर अपवर्ड मोबिलिटी, ऊपर की जो गति होती है वो ज्यादा तेज है। उसका कुल लब्बो लिबाब यही है एक कहानी के माध्यम से। तो निर्देशक ने अपनी बात कही है, मैं शायद इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरा सहमत होना या आपका सहमत होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
जितना कि एक हॉलीवुड के निर्देशक की क्या दृष्टिकोण रहा है, किस दृष्टिकोण से उसने देखा है। हर पाठक हर उपन्यास को अलग नजरिए से देखता है। जिस तरीके से गोदान को मैं देखता हूँ, कोई आवश्यक नहीं कि आप गोदान को उसी तरीके से, वो कि कुछ पृष्ठभूमियां रहती हैं, लेकिन आखिर क्या ऐसा होता है कि जब आलोचक लिखते हैं उपन्यास के बारे में तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। वैसे ही जब कोई मेकर होता है, फिल्म मेकर होता है, डायरेक्टर होता है, एक कृति को लेकर के उसका अपना दृष्टिकोण होता है। वो दृष्टिकोण सही या गलत नहीं होता, वो दृष्टिकोण बस दृष्टिकोण होता है। मैं ये मानता हूँ। हाँ, व्हाइट टाइगर में जो बात है कि हिंदुस्तान में लिबरेशन के बाद बहुत सारी एक अपवार्ड मोबिलिटी आई है, वो शायद मैं उससे आंशिक रूप से ही सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं डॉक्टर विनय विकास। उनका प्रश्न थोड़ा बॉलीवुड को ही लेकर सीधा सीधा है, जो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इस सत्र का क्वेश्चन है। उनका मानना है कि जब से एफडीआई आया है हिंदी सिनेमा में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जब से आया है तो उसके प्रभाव से क्या माना जाना चाहिए कि आगे चलकर जो बॉलीवुड है उसी का डेथ हो जाएगा? जैसे बॉलीवुड के डेथ की कल्पना तो बहुत पहले से की जा रही है, पर बॉलीवुड का डेथ नहीं होगा, मेरा ऐसा विश्वास। क्यों नहीं होगा, मैं बहुत संक्षेप में बताऊं। देखिए, जो हॉलीवुड है उसने यूरोप की फिल्मों को लगभग बहुत तहस नहस कर, फिल्म उद्योग को तहस नहस कर, और आज फ्रांस की भी, हंगरी जहां इतनी महान फिल्में बनती थी, पोलैंड, वो सब बड़ी कमजोर थे हॉलीवुड की। लेकिन बॉलीवुड से मतलब मेरा तात्पर्य यहाँ है सारी भाषाएं की, तमिल की फिल्में भी। तो बॉलीवुड में एक जेनरिक अर्थ में सिर्फ हिंदी फिल्म उद्योग के बारे में नहीं कह रहा हूं, भारतीय फिल्म उद्योग के बारे में। इसलिए नहीं होगा कि जो हमारी फिल्में का जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, वो पश्चिमी फिल्मों के से पूरी तरह पश्चिमी फिल्मों से प्रभावित नहीं है। तो उसके पीछे हमारे यहाँ जो नाटक की परंपरा थी, नौटंकी और फारसी थिएटर, जिसमें गायक गायिका भी थे। अब आप देखिए कि साहिर लुधियानवी जैसा फिनोमेना शायद किसी हॉलीवुड में पैदा नहीं हुआ। साहिर लुधियानवी का मानसिक रूप से डेथ हो गया है, या मजरू सुल्तान, लेकिन आत्मा के रूप में तो है नहीं। गाने अब गा रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, संरचना में है हिंदी फिल्मों की संरचना। यहाँ आप चित्रहार नाम का एक कार्यक्रम बहुत पहले हुआ करता था, जब टेलीविजन आरंभिक अवस्था में होता था। उसको देखने के लिए भी लाखों लोग टेलीविजन सेट के सामने खड़े हो जाते थे। क्यों था? क्योंकि जो गाना है, जो गीत है, हालांकि अब उनकी वह पुराने गीतों जैसी उनकी व्यापकता नहीं है, और उसके क्या कारण है उसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने आपको की, क्योंकि प्रेम अब उस तरीके से नहीं हो सकता है। प्रेम गीत तो लिखे जा सकते बहरहाल, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर की बात में, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इतना पावरफुल है कि अंत में हॉलीवुड को भी अपनी हिंदी फिल्में हिंदी और भारतीय भाषाओं में डब करनी पड़ रही है। वो अंग्रेजी के नहीं चल पा रहे, तो संरचना हमारी ऐसी। माधुरी दीक्षित भी, ऐश्वर्या राय भी, सलमान खान भी, शाहरुख खान भी, ये मतलब ये संभव हॉलीवुड के लिए, हॉलीवुड का प्रवेश यहाँ संभव है, जो कि हो चुका है और हिंदी फिल्मों में, लेकिन वो नष्ट कर देगा बॉलीवुड को। ये तो देखिए, कुछ होते हैं जो हिंदुस्तान में लिबरेशन आने से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, संदेह होते हैं, क्रिटिक होता है, पर अर्थव्यवस्था तो हिंदुस्तान की खत्म नहीं हुई लिबरेशन होने से, क्योंकि लिबरेशन एक विश्व व्यवस्था है। इट इज स्टार्टेड लॉन्ग टाइम एगो। वो सिर्फ आज की व्यवस्था नहीं है, और पूरी दुनिया उसी पर बढ़ रही है। आज हिंदुस्तान का आदमी भी, क्यों, मैंने बताया क्यों आप अंग्रेजी मीडियम फिल्म क्यों देख, क्यों लंदन जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक विश्व व्यवस्था से जुड़ने की तमन्ना आप में और हम में भी है, तो वो तमन्ना रहेगी, इसीलिए लिबरेशन हुआ है। मेरा एक सोच है, मैं इस पर कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो वैसे ही बॉलीवुड की फिल्में भी विदेश जा रही हैं। आखिर ये बताइए कि दंगल फिल्म ने जितना हिंदुस्तान में कमाया, उससे ज्यादा चीन में कमाया, और जो बाहुबली है उसका भी लगभग यही हाल। इतना तेलुगु ने कमाया, उससे दूसरी जगह कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? दंगल की चीन में इतनी लोकप्रियता क्यों हुई? हालांकि उसके पीछे कुछ लोगों का यह कहना है कि चीन में चूंकि
पारिवारिक व्यवस्था, वन चाइल्ड के वजह से भाई बहन का प्रेम उस तरीके से, या बहन बहन का प्रेम नहीं होगा, एक फैमिली स्ट्रक्चर टूट चुका है चीन का। तो वहाँ एक आकांक्षा है जो लोगों की कि वो परिवार की एक स्थिति देखें, वो उसके कारण भी रहा है। मैं पूरी तरह नहीं जानता, पर इस बात चर्चा में आई। लेकिन दंगल की इतनी विश्वव्यापी लोकप्रियता क्यों हुई? या दूसरी भारतीय फिल्मों की भी हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाहुबली की हो रही है, और भी फिल्में बनी। हमारे फिल्मकार भी प्रतिभा के मामले में कोई कम थोड़ी है, वो भी एक नई चीज सोच लेंगे। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। ये आशंकाएं जताई जाती हैं, और आशंकाएं समाज में हमेशा रहती हैं, पर समाज में सफलताओं की कहानी भी हमेशा लिखी जाती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक हमारी प्रतिभागी हैं डॉक्टर साजिया सिद्दीकी खान, वो पूछ रहे हैं थप्पड़ फिल्म के संदर्भ में। वो पूछ रहे हैं कि क्या थप्पड़ फिल्म अपने आप में जो फीमेल एम्पावरमेंट पे केंद्रित है, किसी न किसी रूप में जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और सोशल रिलेशनशिप है, उस पर एक उसको झकझोरने वाला फिल्म है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों एंगल से। आप इसे कैसे देखते हैं? आपसी पन्नों वाली फिल्म थप्पड़ ना? जी जी जी। देखिए, ऐसा है कि सोशल इंस्टीट्यूशन का तो ऐसा है ना कि सोशल इंस्टीट्यूशन भी कोई जड़ चीज नहीं है, वो भी लगातार विकसित होने वाली चीज। सोशल इंस्टीट्यूशन ये महसूस नहीं होता, तो हम चूंकि अपने सामाजिक जो हमारी मान्यताएं होती हैं उसको लेकर के भी हम बहुत आग्रही होते हैं, और होना चाहिए भी। पर सोशल इंस्टीट्यूशन में भी कई तरह की चीजें ऐसी रहती हैं जो परिवर्तित होती रहती। और ऐसा तो नहीं होगा ना कि फिल्म देखने से अचानक चीजें बदल जाए। ऐसा नहीं होगा, शोले फिल्म देखने तो हर आदमी गब्बर सिंह हो गया। शोले फिल्म देख करके ठाकुर के सपनों को कहा कि आपने हुआ है तो दो जय और वीरू को ले आओ। ये धारणा की फिल्म अचानक, हाँ, फिल्म प्रतिबिंबित करती है, सोच के एक अंकित करती है, एक छवि उसकी आती है। और वो भी चूंकि समाज में बदलाव होते हैं, पर समाज में बदलाव ऐसा नहीं होते हैं कि एक फिल्म आई और पुरानी मान्यताएं धराशायी होकर टूट गई। अगर ऐसा होने लगेगा तो अगली बार कोई नई फिल्म आएगी, जो फिल्म आप बनाइएगा उसके जो धारणा आप बनाइएगा वो टूट जाएगी। ये तो हर हफ्ते प्रक्रिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ सोच उसमें आती है, कुछ नए ढंग के कैरेक्टर उसमें आते हैं, कुछ नए व्यक्तित्व आते हैं, पर फिल्म पूरी तरह समाज को बदल देती है, ऐसा नहीं होता है। फिल्मों में समाज के बदलने की प्रक्रिया प्रतिबिंबित मैनिफेस्ट। जी, थैंक यू सर। आपने 90 के बाद दलित और स्त्री व्यूअर्स के संदर्भ में फिल्मों में कुछ चेंजेज आए उसका जिक्र किया। तो दलित चेतना के संदर्भ में और दलित कैरेक्टर के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा है। रेणु सिंह है, उनका प्रश्न है कि जो दलित कैरेक्टर्स हैं फिल्मों में बहुत कमजोर दिखाए जाते हैं, बहुत नामालूम से दिखाए जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है? उन्होंने आर्टिकल 14 का उदाहरण दिया, आरक्षण का उदाहरण दिया, मैडम चीफ मिनिस्टर का उदाहरण दिया जो OTT पे भी आया है। तो ये करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दलित कैरेक्टर्स को इसी तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है, जो बहुत उन्हें नॉर्मल या कॉमन लाइफ जीने वाले एक इंसान के रूप में क्यों नहीं चित्रित किया जाता है? ये तो चूंकि अभी वो स्थिति कमजोर में है। अभी ऐसा नहीं है कि दलित पॉलिटिशियन भी जो है, बिहार में आप देख चुके हैं कि चिराग पासवान का क्या हाल किया। तो ठीक है, वो क्या सोशल मोबिलिटी हुआ है, बढ़े आगे बढ़े हैं, पर बहुत निर्णायक स्थिति में नहीं है। जो फिल्म आप चर्चा की आर्टिकल 15 की, मैंने देखी हुई फिल्म है, वो भी एक तरह से जिस नैरेटिव को मैं कहना चाहता हूँ उसी प्रक्रिया का है। क्योंकि मैंने अभी 3-4 महीने पहले जो फिल्में रिलीज हुई हैं उसकी चर्चा में कर रहा था, इसलिए उसकी चर्चा मैंने नहीं की। लेकिन उसमें वो कॉन्शसनेस तो है ना, असल चीज तो कॉन्शसनेस है। धीरे धीरे वो कैरेक्टर भी डेवलप हो रहे हैं, कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। और शायद मैं दक्षिण भारतीय फिल्में नहीं देखता, उतना नहीं देखता क्योंकि भाषा की समस्या है। लेकिन वहां भी मलयालम में और तमिल में ऐसी फिल्में आ रही हैं। हिंदी में भी उस तरीके से नहीं आएंगी, हिंदी में भी आ जाएंगी देर से। जी सर, थैंक यू सर। डॉक्टर राशि मिश्रा का एक प्रश्न है, वेब सीरीज से संबंधित है। दर्शक वो पूछ रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस 1 और 2 जैसे वेब सीरीज हैं, कौन से? क्रिमिनल जस्टिस जो वेब सीरीज है क्रिमिनल जस्टिस का 1 और 2,
उसके संदर्भ में पूछ रहे हैं दरअसल कि कुछ इन वेब सीरीज ने कुछ ऐसे प्रश्न उठाए हैं, जरूरी प्रश्न उठाए हैं, वैलिड क्वेश्चंस उठाए हैं जो मेन स्ट्रीम सिनेमा ने अब तक नहीं उठाए। और इस तरह से इन फिल्मों की भूमिका के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए वो फिल्में वो वेब सीरीज मैंने नहीं देखा। ओके। जो मैंने नहीं देखा उस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सिस्टम ने भी जो वेब सीरीज आ रही है उसमें भी कोई नई चीजें आ रही हैं और अच्छी चीजें आ रही हैं, अच्छी भी चीजें आ रही हैं, उसमें कमजोर चीजें भी आ रही हैं। हर चीज ऐसा होता है कि उसमें सब कुछ अच्छा लिखा जाए, सब कुछ सारे उपन्यास अच्छे लिखे जा रहे हैं या सारी कविताएं अच्छी लिखी जा रही हैं, अच्छी बात नहीं है। तो वहां भी बहुत खराब भी बन रही हैं, अच्छी भी बन रही है। पर वहां भी वो जो मैनिफेस्टेशन जिसको मैंने कहा था, जैसे कि बम्बई बेगम एक अभी मैंने देखा उसको, वो भी एक वेब सीरीज है और वो भी जिसको मैंने फेमिनिस्ट डिस्कोर्स की बात की, उसमें भी हर तरह की महिला, मतलब एक तो महिलाओं को अब तक था कि दबी कुचली, वहां भी वो महिलाओं भी शोषण भी कर रही हैं, वो भी गेम खेल रही हैं। तो ऐसी फिल्में भी आ रही हैं। मैंने क्रिमिनल वाला नहीं देखा है, इसलिए मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा, क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स भी वेब सीरीज लगभग रोजाना लगभग एक देख ही लेता हूँ 30-40 मिनट का, लेकिन वो मैंने नहीं देखा है। पर वहां भी कई मीनिंगफुल चीजें ऐसी आ रही हैं जो सोशल और आइडियोलॉजिकल चेंजेस को दिखा रही हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर प्रदीप, वैसे आप इस संदर्भ में जवाब दे चुके हैं, फिर भी मैं उस प्रश्न को आपके सामने रख दे रहा हूँ। उनका प्रश्न है कि बदलते परिवेश में भी दलित विमर्श बहुआयामी रूप में हिंदी सिनेमा के केंद्र में नहीं आ पाया है। क्या आप इससे सहमत हैं, और अगर हैं तो क्या और कैसे? नहीं आ पाया है, उसके वजह भी है, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। बहुत सारे विमर्श पहले नहीं थे या पहले बहुत थे, लेकिन अब डोमिनेंटली उभर रहे हैं, राजनीति में भी आ रहे हैं। देखिए कि बंगाल की राजनीति में दलित विमर्श पहले नहीं था, इस बार आ चुका है। डोमिनेंट सोशल डिस्कोर्स चेंज के कंटेक्स्ट में भी आ रही है। ये तो देखिए किसने उभाया था कि फिल्मों में महिलाओं को भी जो पैसे मिलते हैं जो हीरो के मुकाबले कम मिलते हैं, सच है। और भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारी भी फिल्में को भी, जो हीरोइन को भी उतना ही पैसा मिले जितना हीरो को सम्मान है। ये भी एक डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। लेकिन अब चेंजेस जो होते हैं वो तो समाज में धीरे धीरे होते हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ कि ये बात सच है, पर धीरे धीरे वो प्रक्रिया बदलेगी। और मैंने तो इन 3 बिंदुओं की चर्चा सिर्फ इसलिए की थी कि ये 3, पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे और चीजें हैं। तो अगर मैं बहुत विस्तार से जाता तो बहुत चीजें फिसल जाएंगे, मतलब बहक जाऊंगा। मैं बहकना नहीं चाहता, मैं फोकसिंग रखना चाहता था कि ये 3 बिंदु हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगा, जो हिंदी सिनेमा में जिनका प्रतिबिंबन हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है। पर और भी चीजें हैं, और दलित विमर्श भी हिंदी साहित्य में भी आया है, लेकिन बहुत कम आया है। पॉलिटिक्स में भी आया है, पर अभी उस तरह से डोमिनेंट नहीं बना है। सिनेमा में भी नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके वो भी होगा। बस एक अंतिम प्रश्न है सर, जो मैं अपनी तरफ से रखना चाहता हूँ आपके सामने, कि हिंदी सिनेमा में वैसे तो अर्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया है, शहरीकरण की जो प्रक्रिया तेज चली है पिछले 90 के बाद से, और जो भारतीय समाज धीरे धीरे, आपने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से भारतीय समाज, परिवार व्यवस्था, तमाम चीजें जो है एक खास तरह से ग्लोबलाइजेशन की तरफ अभिमुख है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक भारतीय समाज और परिवार की उपस्थिति है, उसके संदर्भ में फिल्में बन रही हैं और ज्यादा बन रही हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि 90 से पहले नहीं, बल्कि 2007-9 तक स्वदेश जैसी पिक्चर बनती हैं, जिसमें शाहरुख खान ने भूमिका किया। विरासत पिक्चर बनी थी जिसमें अनिल कपूर थे। वहां तक डायरेक्टर्स, फिल्म निर्माताओं का ये ध्यान रहा है कि जो आधुनिकता जैसी चीज है और जो शहरीकरण जैसी चीजें हैं जिन पर बहुत फोकस दिया जा रहा है, वो आधुनिकता को गांव लौटना होगा, गांव आना होगा, और गांव में रहकर, गांव में प्रवेश कर, गांव को बदलते हुए भारतीय समाज को आधुनिक बनाना पड़ेगा। लेकिन आज के दौर में 2000 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि अब फिल्में उस तरफ नहीं जाती वापस ज्यादा, बल्कि धीरे धीरे भारतीय गांव को बदल के शहर में ढलना होगा, इसकी तरफ फोर्स करती हुई दिखाई देती है। इसके संदर्भ में आपके क्या विचार है? अर्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो विश्वव्यापी प्रक्रिया है। जी। और शायद आपको मालूम होगा, महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें लगभग 45% लोग अब अर्बन पॉपुलेशन है, और 55% बना। एक जमाना था जब हम लोगों ने स्कूल में गए थे तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 90% जनता जो है वो गाँव में रहती है।
ये सच नहीं है। बिहार उत्तर प्रदेश में ये गति, शहरीकरण की गति थोड़ी धीमी है, लेकिन कई राज्यों में, गुजरात और महाराष्ट्र में ये गति जो है वो तेज हो गई है और शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। और इसके कई आर्थिक कारण हैं, कई सामाजिक कारण हैं, जिसकी चर्चा आप करेंगे तो फिर जैसा मैंने कहा भाग जाएंगे। लेकिन यह तो विश्वव्यापी प्रक्रिया है। यूरोप में भी ऐसा नहीं था कि यूरोप शहर, यूरोप में कि आप प्राचीन जब उपन्यास पढ़ेंगे टॉल्स्टॉय वगैरह के 19वीं सेंचुरी वगैरह के, तो जो आप अगर आपने टॉल्स्टॉय का पुनरुत्थान पढ़ा है तो उसमें बड़ा इलाका तो ग्रामीणों का ही है। और जो ब्रॉन्स्की है अन्ना करेनिना में, जो अन्ना का प्रेमी है जिसके लिए वो अपने पति को छोड़ती, वो भी तो गाँव में जाता है, गाँव में चुनाव लड़ता है। तो यूरोप में भी ऐसा नहीं हुआ है कि रातों रात अर्बनाइज हो गया है। यूरोप भी एक प्रक्रिया में शहरीकृत हुआ है और वो प्रक्रिया अब हिंदुस्तान में बढ़ रही है। जैसे कि उद्योगीकरण, अब हम बोल देते हैं कल कारखाने नहीं है, उद्योग नहीं है। अरे उद्योग होगा तो शहरीकरण बढ़ेगा ना। उद्योग होगा तो अर्थव्यवस्था तो नहीं होगी, मतलब वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो नहीं बढ़ेगी। तो आप रोजगार चाहिए आदमी को। अब आप एक समाज में, ये एक भारतीय समाज में नहीं, पूरी दुनिया में एक रोजगार की तलाश में और एक बेहतर मतलब भौतिक स्तर पर, वैचारिक और आध्यात्मिक स्तर पर न तो एक शहर की तरफ हमारी सभ्यता जा रही है, पूरी दुनिया की जा रही है। हिंदुस्तान की थोड़ी धीमी गति से गई थी क्योंकि हम उपनिवेशवाद के दौरान हमारे यहाँ शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस में नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ थी, वहाँ औद्योगिकरण पहले हुआ। अब हमारे यहाँ औद्योगिकरण या उत्तर औद्योगिकरण, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों अब होना शुरू हुआ है। तो अब हमारे यहाँ प्रक्रिया बढ़ेंगी तो फिल्मों में भी अब प्रक्रिया जो है उसी पासन की आएगी। अब स्वदेश फिल्म की बात आप करेंगे तो स्वदेश में भी आपको याद होगा, आपने चर्चा की, तो उसमें भी इंटरनेट है, इंटरनेट भी गांव तक पहुंच गया है। आज भी लोग गांव आप जाएंगे, लेकिन आप गांव जाएंगे तो वहां इंटरनेट खोजेंगे। मैं भी जब जाता हूं तो खोजता हूं इंटरनेट है कि नहीं है। और कई बार किसी कोने में इंटरनेट मिलता है, किसी कोने में नहीं मिलता है। जिस कोने में मिलता है वहां जाके बात करता हूँ, या वहां जाके खबरें कुछ जो होते आज तक या AFP न्यूज देखता हूँ। तो आप गांव में भी आज बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते, मतलब जो पढ़ा लिखा वर्ग है, हालांकि ऐसा वर्ग है, लेकिन वहां भी आप ज्यादातर लोगों को देखिएगा हर आदमी जो है मोबाइल फोन, ऐसा मोबाइल फोन लिए हुए है जो बिल्कुल हमारे जो दिल्ली शहर में भी है। कई बार तो मैं जाता हूँ अपने गाँव में, देखता हूँ उससे बेहतर फोन लोगों के पास, क्योंकि आर्थिक स्थिति में वो शायद मुझसे बेहतर नहीं है। ये प्रक्रिया चली है। आप गांव भी आप बिना इंटरनेट के या बिना डिजिटल के आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी वहीं बढ़ रही है, वहां भी पेटीएम शुरू हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। अंशु श्रीवास्तव जी का एक कमेंट है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। आपका अगर उस पर कोई कमेंट होगा तो देखेंगे सर। उनका कमेंट है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैव एग्जिस्टेड सिंस द कॉलोनियल टाइम्स। The preference for English medium schools is not new and somehow cannot be equated with liberalization. Yes, corporatization and commercialization of education can be equated with liberalization. ये उनका कमेंट है। नहीं, उनका कमेंट है, उनकी राय है, मैं उनकी राय की कदर करता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरी जो राय हो मैंने आपको बता दी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो आज जो लोग अपनी जमीन जायदाद बेच करके भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाने की बात करते हैं, वह आज के 30-40 साल पहले इसके अंग्रेजी मीडियम स्कूल थे, पब्लिक स्कूल थे, पर वो कहाँ थे? देहरादून में थे या वो खौसानी में थे, वो पहाड़ों पर थे जो अंग्रेजों के जमाने बने थे। और वहां जाके पढ़ना, दून स्कूल में पढ़ना, वह एक उच्च वर्ग का था। लेकिन आज तो आप उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव-गांव में चले जाइए तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल का बोर्ड टंगा दिखाई देता है। ये बोर्ड तो जब मैं पढ़ रहा था तब भी दिखाई नहीं पड़ता। तो ये प्रक्रिया नहीं है अंग्रेजी मीडियम स्कूल का होना। अंग्रेजी भाषा तो तब से है, कब से है, जब से इंग्लैंड का एक इमरजेंस होता है विश्व, शेक्सपियर के जमाने में उसका उत्कर्ष हो गया। पर हिंदुस्तान में अंग्रेजी मीडियम स्कूल का इमरजेंस जो है वो एक रिसेंट फेनोमेना है। ये पहले का फेनोमेना नहीं था, उनका अस्तित्व था। और जो बहुत बड़ा वर्ग था वो देहरादून में या मसूरी में अपने बच्चों को पढ़ाता था या दिल्ली में पढ़ाता था, लेकिन वो बात नहीं थी। अब तो
जिसको कहा जाता है कुकुरमुत्ते की तरह अंग्रेजी स्कूल हर गांव में पैदा है, जहां अंग्रेजी ठीक से वाक्य बोलने वाले लोग नहीं है, जहां अंग्रेजी पढ़ाने वाले या पढ़ाने वालियां उनको भी अंग्रेजी नहीं आती, पर स्कूल के बोर्ड पर लिखा हुआ था अंग्रेजी माध्यम से। ये प्रक्रिया नहीं। सर, एक प्रतिभागी है डॉक्टर पूजा रायजादा, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नीना गुप्ता की फिल्म है एक द लास्ट कलर, अगर आपने देखी है तो उस पर कमेंट करें, क्योंकि जो ओल्ड कस्टम्स हैं और रिचुअल्स हैं उन पर एक गहरा प्रहार मानती है वो इस फिल्म को। नहीं देखी है, मैं देखूंगा अगर उन्होंने कहा है तो। आजकल जी। ऐसा भी हो गया ना कि जो फिल्म नेटफ्लिक्स पर नहीं है और जो हॉल में भी जाना मुश्किल हो गया है और कोरोना की वजह से, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा वो फिल्म मैं देखूंगा, जरूर वादा करता हूँ। और जो जब देख लूंगा तो मेरा ओपिनियन बनेगा, वो बताऊंगा, लेकिन मैंने अभी देखी नहीं। जी जी सर, थैंक यू सर। आपने दलित चेतना के उभार, स्त्रीवादी विमर्श, राजनीतिक परिवर्तन और अन्य विभिन्न सामाजिक बदलावों के संदर्भ में फिल्मों के कंटेंट बेस्ड समीक्षा की और उनका गहरा विश्लेषण किया। आपने अपने फिल्मों में और मेल फीमेल कैरेक्टर्स की बदलती भूमिका की तरफ भी इशारा किया। अभिनय के बदलते स्वरूप, गीत संगीतों की बदलती छवि को भी आपने रेखांकित किया, और ओटीटी ने कैसे फिल्म टेक्नोलॉजी, उसके कंटेंट, फिल्म रिलीजिंग सिस्टम यानी फिल्म मेकिंग और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ व्यूअर्स की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है, आपने इसे भी रेखांकित किया। और हमारे प्रतिभागियों के तमाम प्रश्नों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आपने एक अच्छी और सार्थक प्रतिक्रिया दी। इसके माध्यम से ये पूरा का पूरा सत्र हमारे लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, विश्लेषण से भरा हुआ और कुछ बहुत सारे अर्थों में नई जानकारियों से लैस भी रहा। इसके लिए सर आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से इस सत्र के लिए, जो उन्होंने कमेंट करके और प्रश्न पूछ के सत्र को और भी जिंदा बना दिया। जैसा कि सर उम्मीद कर रहे थे कि कुछ बात रखते हुए कुछ बातचीत होगी, तो उस शक्ल में इस पूरे सत्र को ढालने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। अब मैं अगले सत्र के लिए क्या हमारे अगले सत्र के प्रतिभागी और मॉडरेटर मौजूद हैं हमारे बीच? मुझे तो विदा दे दीजिए, क्योंकि अगले साल